हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूं मैं आपके सामने लिपिड पार्ट 8 लेकर। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंतर्गत हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जिन्होंने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो जुड़िए इस चैनल के साथ और पढ़िए विज्ञान के अलग अलग टॉपिक हमारे साथ। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में लिपिड पार्ट 8 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अब तक जितने वीडियोज को हम लोगों ने देखा है उसके आधार पर इन शॉर्ट फैटी एसिड के बारे में, फैटी एसिड के सिंथेसिस के बारे में और फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम मेन कंटेंट पर आगे बढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए वो की कंपोनेंट है जिसके द्वारा फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है। और फैटी एसिड सिंथेसिस लीवर में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, लैक्टेटिंग मैमरी ग्लैंड में हो सकता है। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स होता है वो या तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से मिल सकता है, एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से मिल सकता है, या कीटोन बॉडीज के मेटाबॉलिज्म से मिल सकता है, या बॉडी में जहाँ कहीं भी एसिटाइल कोएंजाइम ए मेटाबॉलिज्म के द्वारा रिलीज होता है वो अंततः फैटी एसिड के सिंथेसिस में चला जाता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यह है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए की सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये मेलोनाइल कोएंजाइम ए का भी निर्माण करता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी के साथ रिएक्ट करके बायोटीन के प्रेजेंस में मेलोनाइल कोएंजाइम ए बनाता है। बायोटीन का रोल यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन में होता है। तो बायोटीन, जिसको कि विटामिन 7 भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम से मेलोनाइल कोएंजाइम ए के कन्वर्सन होने में। और इस प्रक्रिया में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड पायरोफॉस्फेट भी रिलीज होता है। अब मेलोनाइल कोएंजाइम ए का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग समझ ले कि मेलोनाइल कोएंजाइम ए ये कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 को रेस्ट्रिक्ट करता है। और अगर ये कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 को रेस्ट्रिक्ट करता है इसका मतलब ये होगा कि साइटोसोल में जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है वो उसका ट्रांसपोर्टेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं हो पाएगा। और जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इस फैटी एसाइल कोएंजाइम ए नहीं जाएगा यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन रिड्यूस हो जाएगा, बीटा ऑक्सीडेशन रुक सकता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि मेलोनाइल कोएंजाइम में बीटा ऑक्सीडेशन को रोक देता है और फैटी एसिड के सिंथेसिस को बढ़ावा देता है। क्योंकि हम लोगों ने जब फैटी एसिड का सिंथेसिस देखा था उस समय हम लोगों ने देखा था कि एसिटाइल कोएंजाइम ए और मेलोनाइल कोएंजाइम ए ही दोनों मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्टार्ट करता है फैटी एसिड सिंथेसिस का। तो हम ये ध्यान रहे कि फैटी एसिड सिंथेसिस में कौन कौन सा एंजाइम्स का यूज होता है। जनरली कई बार पूछ दिया जाता है एग्जामिनेशन में कि फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स में जो एंजाइम्स पाया जाता है वो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, या फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स क्या है। वास्तव में फैटी एसिड एक डाइमर बनाता है। फैटी एसिड में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, खासकर 6 टाइप्स के जो मुख्य रूप से एंजाइम्स है, ये सारे मिल करके डाइमर्स का निर्माण करते हैं। कीटो एसाइल सिंथेज, एसाइल ट्रांसएसाइलेज, मेलोनाइल ट्रांसएसाइलेज, डिहाइड्रेटेज, इनोइल रिडक्टेज एंड कीटो एसाइल रिडक्टेज, ये सारे एंजाइम्स मिल करके, और साथ में एसाइल कैरियर प्रोटीन होता है और उसी के साथ थायोस्टेरेज भी जुड़ा हुआ होता है। तो इतने कंपोनेंट मिल करके मोनोमर 1 का निर्माण करते हैं। जस्ट अपोजिट दूसरे साइड में भी यही सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये सारे मॉलिक्यूल मिल करके मोनोमर 2 का निर्माण करते हैं। ये दोनों मोनोमर 1 एंड मोनोमर 2 मिल करके एक डाइमर का निर्माण करते हैं और यही डाइमर फैटी एसिड कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, जहां पर कि फैटी एसिड
सिंथेसिस होता है। अगर हम इन दोनों को मोनोमर 1 एंड मोनोमर 2 को एक स्ट्रक्चरल डिवीजन के द्वारा डिवाइड कर दे तो आप देखेंगे कि अपर पोर्शन मोनोमर 1 हो जाएगा एंड लोअर पोर्शन मोनोमर 2 हो जाएगा। लेकिन जब हम फंक्शनल डिवीजन की बात करते हैं, जब ये फंक्शनल डिवीजन के द्वारा एक दूसरे से डिवाइड होता है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर में जितने भी एंजाइम्स आप देख रहे हैं, ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये सब यहाँ जो मोनोमर 2 है उसके एंजाइम्स के साथ मिलकर काम करता है। यानी फंक्शनल डिवीजन ये बताता है कि मोनोमर 1 के एंजाइम्स मोनोमर 2 के कुछ एंजाइम्स के साथ मिलकर रिएक्शन करता है, ना कि मोनोमर 1 अपने सारे एंजाइम्स का एक दूसरे के साथ मिलकर के रिएक्शन होता है, खासकर फैटी एसिड सिंथेसिस में। यानी कि यहाँ पर जो फंक्शनल डिवीजन ये इंडिकेट करता है कि मोनोमर 1 एंड मोनोमर 2 दोनों का एक साथ इंपॉर्टेंस होता है और दोनों डाइमर के रूप में ही काम कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि कीटो एसाइल सिंथेज में एक सिस्टीन ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये सिस्टीन ग्रुप सल्फहाइड्रिक ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। उसी तरीका से 4-फॉस्फेपेंटेथीन एसाइल कैरियर प्रोटीन में पाया जाता है और ये भी सल्फहाइड्रिक ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि एसाइल कैरियर प्रोटीन के 4-फॉस्फोपेंटेथीन के सल्फहाइड्रिल ग्रुप और कीटो एसाइल सिंथेज के सिस्टीन ग्रुप के सल्फहाइड्रिक ग्रुप दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं और ये जो आप देख रहे हैं इसी साइट पर फैटी एसिड सिंथेसिस स्टार्ट होता है। यानी कि यहीं पर एसिटाइल कोएंजाइम में जुड़ता है जहां से फैटी एसिड का सिंथेसिस शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम में एसाइल कैरियर प्रोटीन के सल्फहाइड्रिल ग्रुप से जुड़ता है और ये जुड़ने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम में एसिटाइल एसीपी बनाता है जिसका कि ट्रांसफर सिस्टीन ग्रुप पर हो जाता है और जब ये सिस्टीन ग्रुप पर ट्रांसफर हो जाता है तो इस एसाइल कैरियर प्रोटीन के सल्फहाइड्रिल ग्रुप का जो स्पेस है वो वैकेंट हो जाता है और ये काम होता है एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज के प्रेजेंस में। यानी एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज एसिटाइल कोएंजाइम ए को एसिटाइल एसीपी में कन्वर्ट कर देता है, जैसा कि हम लोगों ने फैटी एसिड सिंथेसिस में देखा था। अब जो यहाँ पर मेलोनाइल एसीपी जो वैकेंट एसीपी साइट होता है, यहाँ पर मेलोनाइल एसीपी आता है, मेलोनाइल कोएंजाइम आता है और मेलोनाइल कोएंजाइम ए को मेलोनाइल ट्रांस एसाइलेज मेलोनाइल एसीपी में कन्वर्ट कर देता है और ये मेलोनाइल एसीपी एसाइल कैरियर प्रोटीन साइट पर जुड़ जाता है। जो रिएक्शन शुरू होता है, जैसा कि हमने फैटी एसिड सिंथेसिस के समय देखा था कि एसिटाइल एसीपी एंड मेलोनाइल एसीपी के साथ कंडेंसेशन से शुरू होता है और एक कंडेंसेशन का काम कीटो एसाइल सिंथेज करता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है फैटी एसिड सिंथेसिस का। अगर आप लोग को याद होगा, आपने अगर फैटी एसिड सिंथेसिस वाला वीडियो देखा होगा तो उसके बाद रिडक्शन का प्रोसेस होता है। जो सेकेंड स्टेप होता है फैटी एसिड सिंथेसिस का वो रिडक्शन होता है और उसका काम होता है कीटो एसाइल रिडक्टेज के द्वारा। यानी कि कीटो एसाइल रिडक्टेज रिडक्शन का काम करता है जो आपने फैटी एसिड सिंथेसिस के दौरान देखा था। तीसरा स्टेप होता है डिहाइड्रेशन का और ये डिहाइड्रेटेज के प्रेजेंस में होता है। यानी डिहाइड्रेटेज एंजाइम डिहाइड्रेशन का काम करता है। उसी तरह से जो फैटी एसिड सिंथेसिस का चौथा जो स्टेप था वो था रिडक्शन का और वो इनॉइल रिडक्टेज के द्वारा होता है। इस तरीका से आप देख रहे हैं कि एसाइल कैरियर प्रोटीन का रोल आप देख रहे हैं और सारे एंजाइम्स का आप रोल देख रहे हैं। इन सारे एंजाइम्स का रोल आपने देख लिया। अब ये जो थायोएस्टर है, ये थायोएस्टरेज जब पूरा साइकिल हो जाता है, मान लीजिए कि 16 कार्बन कंपाउंड हो, 18 कार्बन कंपाउंड हो या 14 कार्बन कंपाउंड या 12 कार्बन कंपाउंड हो, बनाना हो हमको फैटी एसिड, तो जो भी फैटी एसिड बनाना होता है उसके अनुसार ये थायोएस्टरेज काम करता है। और अगर मान लीजिए पामीटिक एसिड बनाना होता है तो पामीटिक एसिड जब 7 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो 7 साइकिल के बाद
थायोस्टेरेज वर्क करता है और पामीटिक एसिड अलग हो जाता है, जो कि आपने देखा होगा हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस था फैटी एसिड सिंथेसिस में। ये हाइड्रोलिसिस थायोस्टेरेज के प्रेजेंस में होता है और इस प्रकार से फैटी एसिड हमारा सिंथेसाइज्ड हो जाता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो डाइमर्स है, इस डाइमर्स में फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है और ये सारे एंजाइम्स अपना अपना फंक्शन करते हैं। दूसरे साइड भी सेम सिस्टीन ग्रुप होता है और उसी तरीका से एसाइल कैरियर प्रोटीन का भी सल्फाइड्रिक ग्रुप होता है। ये दोनों सल्फाइड्रिक ग्रुप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं और यहाँ से फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है। यानी कि इस डाइमर में यहाँ से भी फैटी एसिड सिंथेसिस हो सकता है और यहाँ से भी फैटी एसिड सिंथेसिस हो सकता है। यानी कि एक समय में जो फैटी एसिड कॉम्प्लेक्स होता है, जो फैटी एसिड कॉम्प्लेक्स एंजाइम का कॉम्प्लेक्स होता है, वो दो फैटी एसिड का सिंथेसिस स्टार्ट कर सकता है। यानी एक साथ दो फैटी एसिड का सिंथेसिस हो सकता है। इन सब बातों को अभी तक हम लोगों ने जितने वीडियो पढ़ा है, अगर वो आपने अच्छे से देखा होगा तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए आसानी से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। आप मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वैसे फैटी एसिड को कहा जाता है जिसमें एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब ये एक डबल बॉन्ड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में पाया जाता है। फिर बाद में हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के भी बीटा ऑक्सीडेशन को देखेंगे। बीटा ऑक्सीडेशन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में होते हैं उसके दो कंडीशन बनते हैं। एक तो ऑड कंडीशन, यानी कि जब ऑड संख्या में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, और दूसरा होगा इवन नंबर में जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अगर आप यहां पर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें, यहां पर अगर आप देखें तो यहां देखें आप 9 और 10 के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये ऑड का कंडीशन आता है। यानी 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस तरीका से अगर नंबरिंग आएगा तो ये ऑड का कंडीशन आएगा। और अगर 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीका से अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा किसी फैटी एसिड में तो इवन का कंडीशन आएगा, और उसी के अनुसार हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि किस तरीका से मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ये होगा बीटा ऑक्सीडेशन। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं पामीटेलोइल कोएंजाइमे का। पामीटेलोइल कोएंजाइमे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 16 कार्बन कंपाउंड होता है। 16 कार्बन कंपाउंड आप गिन कर देख ले, यहाँ 10 कार्बन, 10, 5, 15 और एक 16 कार्बन। तो इस तरीका से ये 16 कार्बन कंपाउंड है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके डबल बॉन्ड जो है 9 और 10 कार्बन पर प्रेजेंट है, यानी कि इसके पहले इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 कार्बन है। अगर इसमें से हम 6 कार्बन को रिलीज कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और CH2 हमारा लास्ट में बच जाएगा। तो जो हम 6 कार्बन रिलीज करेंगे उसके लिए हमको क्या करना होगा, सिंपल जो हमने अभी तक बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ा था, बीटा ऑक्सीडेशन ही करेंगे इसमें। और 3 बीटा ऑक्सीडेशन अगर हम इसमें कंसिक्वेंट बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये जो 16 कार्बन कंपाउंड है ये 3 एसिटाइल कोएंजाइमे को रिलीज कर देगा। और 3 एसिटाइल कोएंजाइमे को रिलीज करने का मतलब होगा कि इसे 6 कार्बन रिमूव हो जाएगा, और 6 कार्बन रिमूव हो जाएगा तो जो दूसरा हमारा मॉलिक्यूल बनेगा वो 10 कार्बन कंपाउंड होगा। तो यहाँ पर सिंपली आप देख ले कि हमने यहाँ से इसको 6 कार्बन को यहाँ से रिमूव कर दिया तो ये स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर CH2 बचा, और ये जो हमारा मॉलिक्यूल बचा है वो सिस डेल्टा क्यू इनवाइल कोएंजाइम ए कहा जाता है। सिस डेल्टा क्यू इनवाइल कोएंजाइम ए क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो नंबर 1, 2 एंड ये 3 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो अगर 3 नंबर कार्बन पर जो डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसी कारण से इसको सिस डेल्टा क्यू इनवाइल कोएंजाइम ए कहा जाता है। अगर आप लोगों को बीटा ऑक्सीडेशन याद हो तो उसके पहले स्टेप को याद करिए। पहला स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है, आपको याद होगा, जिसमें कि एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। याद होगा एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज, एसाइल कोएंजाइम ए
डिहाइड्रोजिनेज, इसी के प्रेजेंस में वो पहला स्टेप का ऑक्सीडेशन होता है। और आप ध्यान देते होंगे कि अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को इंसर्ट कर देता है। तो अगर हम सिस डेल्टा क्यूनोइल कोएंजाइम ए की बात करें तो इसमें पहले से कार्बन 3 और कार्बन 4 के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। आप यहां पर देख रहे हैं कार्बन 3 और कार्बन 4 के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसलिए एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज 2 और 3 कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है क्रिएट नहीं कर पाएगा। यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट करना चाहेगा तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इस समस्या को दूर करने के लिए सिस डेल्टा क्यू इनोइल कोएंजाइम को एक ऐसे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है जिसका बीटा ऑक्सीडेशन हम आसानी से कर सकेंगे। तो सिस डेल्टा क्यू इनोइल आइसोमरेज के प्रेजेंस में हम इस काम को करते हैं। और सिस डेल्टा क्यू इनोइल आइसोमरेज एंजाइम सिस डेल्टा क्यू इनोइल कोएंजाइम ए के 3 और 4 कार्बन के बीच वाले डबल बॉन्ड को कार्बन संख्या 2 और 3 पर ला देगा। यहां पर आप देखें तो कार्बन संख्या 2 और 3 के बीच में ये डबल बॉन्ड रिप्लेस हो जाता है। अब जो हमारे पास नया मॉलिक्यूल है इसका नाम है ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनोइल कोएंजाइम ए। और ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनोइल कोएंजाइम में इसलिए नाम है क्योंकि इसके कार्बन संख्या 2 पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब अगर बीटा ऑक्सीडेशन को आप लोग याद करेंगे तो उसके सेकंड स्टेप का जो सबस्ट्रेट होता है, जो ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनोइल कोएंजाइम ए का जो सबस्ट्रेट आप गौर करेंगे तो यही ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनोइल कोएंजाइम ए वहां सबस्ट्रेट का काम करता है। तो इस मॉलिक्यूल में अब क्या होगा, जो बीटा ऑक्सीडेशन के जो बाकी स्टेप्स है यानी कि हाइड्रेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा और फिर फाइनली क्लीवेज होकर के एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज हो जाएगा। तो हम इस प्रकार अगर आप ध्यान देंगे, बीटा ऑक्सीडेशन अगर आपको याद होगा तो आप देखते होंगे कि ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनोइल कोएंजाइम का बीटा ऑक्सीडेशन नॉर्मल बीटा ऑक्सीडेशन आसानी से हो सकता है। और जो रेस्ट हमारा स्टेप्स होता है उसको वो रिपीट कर सकता है, यानी कि जो यहां से जो स्टार्ट होगा वो क्या क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा और फाइनली क्लीवेज होगा। और फिर से अगर हमारे पास अल्काइल मॉलिक्यूल बच जाता है तो फिर से स्टार्ट होगा क्या, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड देन क्लीवेज। और इस तरीका से बीटा ऑक्सीडेशन फाइनली मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड कर देगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये चाहे ऑड नंबर में 1 कार्बन हो या 3 कार्बन हो या 5 कार्बन हो या 7 कार्बन हो, उससे मतलब नहीं है। जितने भी कार्बन हो इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है इसी सेम प्रोसेस से। अब हम बात करते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन के लिए हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो लिनोलोइल कोएंजाइम ए का एग्जाम्पल ले रहे हैं। लिनोलोइल कोएंजाइम ए के कार्बन संख्या 9 एंड 10 के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है एंड कार्बन संख्या 12 एंड 13 के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है। अगर आप इसकी संख्या को जोड़ सके तो ये 18 कार्बन कंपाउंड होता है। लिनोलोइल कोएंजाइम में देखें 18 कार्बन कंपाउंड है, 13 एंड 4 17 एंड एक 18 कार्बन कंपाउंड। तो ये 18 कार्बन कंपाउंड है और हमको सबसे पहले तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा और फिर इसके बाद 12 एंड 13 की बात करनी पड़ेगी, यानी दोनों बारी बारी से हमको ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो लिनोलोइल कोएंजाइम में है, आप यहाँ पर देखें तो यहाँ तक 9 कार्बन है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास करीब करीब 8 कार्बन यहाँ पर बचा हुआ है, यानी 8 कार्बन है। तो लेकिन चूंकि एक कार्बन हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड COH ग्रुप के साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो यानी 7 कार्बन बचता है, यानी इसमें से हम 6 कार्बन को रिलीज कर सकते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा। और 6 कार्बन को रिलीज करने के लिए वही जो बीटा ऑक्सीडेशन, नॉर्मल बीटा ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था सैचुरेटेड फैटी एसिड का, वैसे ही होगा। और यहाँ पर 6 कार्बन निकल जाएगा, 3 सब्सिक्वेंट
बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा, और 3 जब बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट होगा तो जो हमारे पास कंपाउंड बचेगा वो सिस डेल्टा क्यू इनॉइल कोएंजाइम ए बचेगा। सिस डेल्टा क्यू इनॉइल कोएंजाइम ए, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में मोनो अनसैचुरेटेड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए हम लोगों ने जो देखा था वैसे ही होगा, और सिस डेल्टा क्यू इनॉइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा सिस डेल्टा क्यू इनॉइल कोएंजाइम में आइसोमरेज के प्रेजेंस में ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनॉइल कोएंजाइम ए में। अब ये जो आप देख रहे हैं ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनॉइल कोएंजाइम में, इसके 2 और 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसके अलावा 6 और 7 के बीच में भी एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये जो ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनॉइल कोएंजाइम में है, अगर आप इसके कार्बन संख्या को गिनेंगे तो ये 12 कार्बन कंपाउंड है, और ये जो 12 कार्बन कंपाउंड है इसमें जो 6 और 7 पर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और जो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसके कारण इसका जो हाइड्रेशन होता है वो नहीं हो पाता है, और अगर हम इसका हाइड्रेशन करना भी चाहे तो एक बार हाइड्रेशन होगा यहाँ पर जो 2 और 3 कार्बन के बीच में है, इसका अगर एक बार हाइड्रेशन करेंगे यानी कि एक एसिटाइल कोएंजाइम में यहाँ से रिलीज अगर हम कर देते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज करेंगे और यहाँ पर जो हाइड्रेशन होगा, तो आप बीटा ऑक्सीडेशन को याद करें, बीटा ऑक्सीडेशन जो नॉर्मल बीटा ऑक्सीडेशन हुआ है अगर उसको याद करेंगे तो यहाँ पर हम हाइड्रेशन का स्टेप को लेकर के चलेंगे और एक एसिटाइल कोएंजाइम को रिलीज कर देंगे, यानी कि यहाँ पर एक बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल हो सकता है। और इस कंडीशन में जो ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनॉइल कोएंजाइम में है, 2 कार्बन को रिलीज करने के बाद सिस डेल्टा 4 इनॉइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप सिस डेल्टा 4 इनॉइल कोएंजाइम ए को देखें तो यहाँ पर ये 10 कार्बन कंपाउंड बच जाता है। जो प्रीवियस जो आपका कंपाउंड ये ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनॉइल कोएंजाइम ए था, ये 12 कार्बन कंपाउंड था, जो कि 2 और 3 पोजीशन पर जो डबल बॉन्ड था उसमें हाइड्रेशन करने के बाद उसका जब हाइड्रेशन हुआ तो 2 कार्बन रिलीज करते हुए, यानी एक बीटा ऑक्सीडेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम सिस डेल्टा 4 इनॉइल कोएंजाइम तक पहुंचते हैं। अब जो ये सिस डेल्टा 4 इनॉइल कोएंजाइम है, ये सबस्ट्रेट के रूप में काम करेगा किसके लिए? वो जो हमने बोला था शुरू में, एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। याद करें आप, बीटा ऑक्सीडेशन में एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का क्या काम है? तो एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है? 2 और 3 जो कार्बन पोजीशन होता है, यानी अल्फा और बीटा जो कार्बन पोजीशन होता है, उसके बीच में डबल बॉन्ड इंसर्ट कर देता है। अगर आपको ध्यान होगा तो बीटा ऑक्सीडेशन को आप याद करें, वहां पर एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का हमने फंक्शन बताया था। उसका काम यही होता है कि 2 और 3 कार्बन कंपाउंड के बीच में वो डबल बॉन्ड इंसर्ट कर देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यही है एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, जो कि डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है यहाँ पर। और इस प्रकार से 2,4 डाई इनॉइल कोएंजाइम में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन 2,4 डाई इनॉइल कोएंजाइम ए इंटरमीडिएट जो है हमारे पास में, इसका के साथ एक समस्या है कि 2,4 डाई इनॉइल कोएंजाइम ए इंटरमीडिएट इनॉइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज के लिए सबस्ट्रेट का काम नहीं करता है। यानी कि जो आपका जो एंजाइम्स इनॉइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज जो आपने सेकेंड स्टेप बीटा ऑक्सीडेशन में देखा था, उसके लिए ये सबस्ट्रेट का काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि बीटा ऑक्सीडेशन के सेकेंड स्टेप यानी कि हाइड्रेशन इस मॉलिक्यूल में नहीं हो पाएगा। वही जो हमने हाइड्रेशन की बात किया था, इसमें हाइड्रेशन होना मुश्किल हो जाएगा। तो 2,4 डाइइनॉइल कोएंजाइम रिडक्टेज के प्रेजेंस में ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल ट्रांस डेल्टा क्यू इनॉइल कोएंजाइम बनाता है। और ये ट्रांस डेल्टा क्यू इनॉइल कोएंजाइम जब बनता है तो आप मोनो अनसैचुरेटेड वाला कंडीशन याद करें।
नाउ ट्रांस डेल्टा क्यू इनवाइल कोएंजाइम ए, ट्रांस डेल्टा क्यू इनवाइल कोएंजाइम ए आइसोमरेज के प्रेजेंस में 3 और 4 कार्बन पर, आप यहां पर देख ले 3 और 4 कार्बन जो ये प्रेजेंट है, इस 3 और 4 कार्बन पर मौजूद डबल बॉन्ड को ये 2 और 3 के बीच में रिप्लेस कर देगा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 और 3 के बीच में रिप्लेस कर दे रहा है। अब जो मॉलिक्यूल हमारे पास बचता है वो ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनवाइल कोएंजाइम में बचता है, और ये ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनवाइल कोएंजाइम में अगर आप याद करें बीटा ऑक्सीडेशन का, तो सेकेंड स्टेप जो होता है उसका ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, और ये रेगुलर बीटा ऑक्सीडेशन में आसानी से इंटर कर जाएगा। तो इस प्रकार से हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के पहले जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर जो उसके बाद वाले डबल बॉन्ड होगा उसका ऑक्सीडेशन करते हुए इस तरीका से हम कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड करेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। चाहे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का संख्या कुछ भी हो, 16, 18, 20, आप इस प्रोसेस से ए इवन नंबर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें इवन नंबर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछता हूं, और आज आपके लिए ये क्वेश्चन है, एक्टिवेशन ऑफ पामीटिक एसिड इनटू पामीटिलॉयल कोएंजाइम टेक्स प्लेस इन डैश। एक्टिवेशन ऑफ पामीटिक एसिड इनटू पामीटिलॉयल कोएंजाइम टेक्स प्लेस इन डैश। आपके ऑप्शन हैं साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द एबव। मैं आशा करूंगा कि आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, और मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए लिपिड का पार्ट 9 लेकर के आऊंगा। तब तक टेक केयर एंड थैंक यू।